आप पढ़े हुए हैं आप लोग क्या? 1857 क्रांति कल जो पढ़ाया उसमें कुछ पढ़ने लायक था ही नहीं, तो कहानी कहानी था। चलिए देखिए, हम लोग बात कर रहे थे क्या, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि 1857 की जो क्रांति हुई है इसका कारण क्या था। तो कारण क्या था इसका? एक दीर्घकालिक कारण था, दीर्घकालिक कारण, ठीक है। और इसी दीर्घकालिक कारण पर हम लोगों ने कल चर्चा भी किया था कुछ। तो हम लोग देखे थे इसमें क्या था, एक राजनीतिक कारण था, दूसरा आर्थिक कारण था, तीसरा प्रशासनिक कारण था, इसके बाद एक सैनिक कारण था, ठीक, और सामाजिक कारण था, और धार्मिक कारण था। इसको किया गया था कल, ठीक है। अब आज हम लोग को देखना था तत्कालिक कारण को। तत्कालिक कारण तो 1857 तत्कालिक कारण, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया था, आज यहीं से बात को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था, मैंने बताया कि दिसंबर 1856, वो घनघोर भयावह रात, जिस दिन भारत में क्या होना था, एक क्रांति के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। जैसे फिल्मों में होता है ना, कोई हीरो जन्म लेता है या विलेन जन्म लेता है खतरनाक वाला, तो पहले बिजली कड़कती है, पानी बरसता है, तो वो क्या है, जन्म से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि बड़ा होकर के कुछ खतरनाक करने वाला है। वैसे क्या है, ये 18 दिसंबर 1856 जो है, ये क्या था, ये आने वाले भविष्य में कुछ खतरनाक होने का क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इनकी पुरानी तकनीक पर जो ब्राउन बेस राइफल था, उसकी जगह पर क्या ले आए, इनफील्ड राइफल ले आए। और इसका जो कारतूस था, कारतूस उसे दांत से छील करके जो है वो लगाना पड़ता था, ठीक है। और यहीं पर आपने देखा कि जो कारतूस था ये मांस या हम कहें चमड़े का बना हुआ था। तो देखते ही देखते ये बात फैल गई कि ये गाय और सूअर की मांस का बना है। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सेना में बड़े स्तर पर भारतीय थे, उनमें मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग थे, और ये दोनों ही धर्मों के लोगों की जो धार्मिक आस्था थी उसके साथ क्या था, खिलवाड़ था। तो जनवरी 1857, जनवरी 1857 क्या हुआ, देखते देखते ही ये बात चारों तरफ फैल गई कि इसमें जो है वो गाय और सूअर के मांस का प्रयोग किया गया है। किसमें? कारतूस में। किसने जाना था? मंगल पांडे ही बताइए, किसको सबसे पहले पता चला था? तो ये जिसने पूछा था उससे तो ये आप बताइए किसने पता, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो ये फिलहाल कहीं ऐसा दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। नेट पे भी खोल डालिए तो पहला व्यक्ति किसे जानकारी मिली, नहीं, वो मतलब उनके पूछने का भाव कुछ और रहा होगा वाइवा में। या कभी कभी होता है ना कि आदमी का प्रेजेंट ऑफ माइंड पूछना कुछ चाहता है, शब्द कुछ और निकल गया, सेंटेंस कुछ और बन गया। अब कैसे कहे कि हम टीचर गलत पूछ लिए क्या? तो फिर उसके बाद आपने नेट पे सर्च मारा, उसके बाद आपने नेट पे सर्च मारा, मारना चाहिए था ना। आइए आप लोग के सामने देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, देख ले भाई हैं।
आंसर मिलेगा नहीं जहां तक मैं जानता हूँ। एनफील्ड राइफल के बारूद कारतूस के मुद्दे पर बंगाल सेना के कई सिपाहियों द्वारा कंपनी में विद्रोह किया गया। विकिपीडिया हो सकता है कुछ बता दे, देख लेते हैं। मेरा नाम आयुष सौर्य है, इन्होंने बताया है। ये कितना बता पाएंगे वो तो समझ सकते हैं हम लोग। मंगल पांडे ही हैं। एक्सटर्नल एग्जाम थे कि इंटरनल एग्जामिनर थे? एग्जामिनर एक्सटर्नल थे कि इंटरनल थे? हैं? एक्सटर्नल थे। इंटरनल वाले से कहिएगा कि जरा उनसे पूछ के बताए किसको पहले पता चला था। ऐसे पूछ लेंगे, मजाक में टाइम पास कर रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या पूछे ना। अगर कुछ पूछे हुए तो मंगल पांडे का ही जिक्र वहां पे करिए, ठीक है, क्योंकि पहला विद्रोही मंगल पांडे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो संभवतः वो पूछना वही चाह रहे होंगे, बस उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया कि शब्द में आप उलझ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे जनवरी 1857। धीरे धीरे क्या हो गया, ये बात सभी जगह पर फैल गई। और ये बात सबसे पहले कहाँ पर फैली? तो बंगाल में। और बंगाल में दमदम स्थान था, वहां पर सबसे पहले बात फैली। किस स्थान पर फैली उसका जिक्र है, इसको पहली बार पता चला, उसका जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या पहुंचा यहां से? ये यहां से पहुंचा बैरकपुर छावनी में, तो बाद में पहुंचा है, वहां पे जब विद्रोह हो रहा है ना। तो इसका कहां पहुंचा है? दमदम था, दमदम के बाद से ये पहुंचा है बहरामपुर, और फिर यहां पे क्या पहुंच गया? बैरकपुर में, बैरकपुर। ठीक है, अब यही बैरकपुर जो छावनी थी, यहां के 34वें इन्फेंट्री के सदस्य कौन थे? मंगल पांडे थे। इन्फेंट्री क्या होता है? जो पैदल सेना होती है उसे इन्फेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो 34वें इन्फेंट्री के सदस्य मंगल पांडे कब? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। ठीक है, अब हुआ क्या, इनको जब कारतूस भरने के लिए कहा गया तो इन्होंने क्या किया? उसका विरोध कर दिया। किसको? मंगल पांडे। मंगल लिखे, पांडे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो पहले दमदम में ये बात फैली, दमदम से बहरामपुर तक, और बहरामपुर से बैरकपुर छावनी तक ये बात फैल गई। और वहीं बैरकपुर छावनी के 34वें इन्फेंट्री के सदस्य मंगल पांडे के रूप में भी हैं। और उनको जब कारतूस भरने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्या किया? इसका विरोध कर दिया। और जब उनके ऊपर दबाव डाला गया तो उन्होंने क्या किया? उसी कारतूस और पिस्टल से, पिस्टल नहीं राइफल से क्या किया? 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली मार दिया। उसमें एक कौन थे? एक थे लेफ्टिनेंट बाघ, और दूसरे कौन थे? दूसरे ह्यूरसन। देखिए, एक लेफ्टिनेंट बाघ थे और दूसरे कौन थे? ह्यूरसन थे। जब यहां पर लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारे तो इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और ये क्या हो गए? घायल हो गए। और फिर बाद में क्या हुआ? मंगल पांडे को पकड़ करके फांसी दे दी गई। कब दी गई थी? कब दी गई थी? 8 अप्रैल। ठीक, मतलब 29 मार्च की घटना, विद्रोह हुआ, और उसके बाद फिर क्या हो गया? ये 8 अप्रैल तक मंगल पांडे को पकड़ करके इनको फांसी दे दिया गया। ठीक, घटना का गहरा प्रभाव जो है वो सैनिकों पर था, और लंबे समय से क्या थे? सैनिक इससे निराशा भी थे, हताश भी थे, और साथ ही साथ क्या था? उनके अंदर एक आक्रोश भी भरा पड़ा हुआ था। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है? इसी बीच 10 मई
अब देखिए हम लोग ये क्या देख रहे हैं, जो 1857 की क्रांति है, अब हम लोग उसका विस्तार देख रहे हैं। तत्कालिक कारण आपने देखा ना क्या बना, तत्कालिक कारण बना जो ब्राउन बेस राइफल थी, उसके जगह एनफील्ड राइफल का आना, प्लस मंगल पांडे का उसका इस्तेमाल का विरोध करना और 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला देना। ठीक है, अब इस बीच उनकी फांसी के पश्चात 10 मई को क्या हो रहा है, मेरठ में, मेरठ छावनी के जो सदस्य थे उन्होंने अपने यहाँ के जो शस्त्रागार थे, शस्त्रागार इसे लूट लिया। और शस्त्रागार लूटने के पश्चात यहाँ पर जितने भी भारतीय लोग थे जिनको बंदी बनाया गया था, उन सभी को क्या किए, रिहा कर दिए। उसके अगले ही दिन क्या हुए, 11 मई ये दिल्ली की तरफ कूच कर गए, दिल्ली चले गए। और जब ये दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में चूंकि इनके पास अपना कोई नेतृत्व करता नहीं था, कोई इनका प्रमुख नेता नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय या उसी को कहते हैं बहादुर शाह जफर को अपना प्रमुख नेता चुन लिया, प्रमुख नेता चुन लिया। अब वास्तव में बहादुर शाह जफर जो हैं वो इतने उम्र दराज हो गए थे कि वो अपनी भी सुरक्षा करने में बहुत ज्यादा सहज नहीं थे, तो पूरे मतलब युद्ध का नेतृत्व करना एक बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे धोनी है कि टीम में रहना ही उनकी क्या है, मतलब अपने आप में सारी भरपाई हो जाती, भले वो कुछ भी ना करें ना, चाहे केवल 2 गेंद खेलने के लिए उतरे, लेकिन केवल उपस्थिति क्या होती है, नेतृत्व के रूप में पर्याप्त होती है। वैसे इनकी उपस्थिति क्योंकि मुगल बादशाह थे पर्याप्त थी, तो इनका मुख्य रूप से कौन कर रहा था, सेनापति कौन था, बख्त खां। ये क्या था, इनका सेनापति था जो मुख्य रूप से एक तरह से आप कह सकते हैं नेतृत्व का लीड संभाले हुआ था। ठीक है, और यहीं पर जो विद्रोही लोग थे इनके द्वारा बहादुर शाह जफर को एक उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी, शहंशाह हिंदुस्तान। ठीक है, और अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी, उसमें पहला कौन सा है, पहला आता है निकोलसन। इसके द्वारा क्या है, ये जो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली पर नियंत्रण हो रहा है, जो आप कह सकते हैं विद्रोही लोग हैं, प्लस वहां पर जो मुगल बादशाह था वो भी समर्थन में आ गया था, तो दिल्ली से विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। और जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, निकोलसन था। इसकी हत्या हो जाती है। और बाद में दूसरा कौन आता है, हडसन। तो बाद में आ जाते हैं हडसन। और इनके द्वारा क्या है, फिर 2 सितंबर 1857 तक पुनः दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। यानी जहां 12 मई 1857 विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त किया गया, ठीक, तो यहां पर लगभग 3 से 4 महीने के संघर्ष के बाद फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पुनः अपनी स्थिति दिल्ली पर मजबूत कर ली। और इस बीच जो है वो जो बहादुर शाह जफर थे उनके 2 पुत्र थे, एक थे मिर्जा मुगल और दूसरे थे मिर्जा क्या नाम था, ख्वाजा। ठीक है, इनकी क्या होती है, हत्या हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है, खैर यहाँ पर जब इनको यहाँ पर मतलब नियंत्रित कर लिया जाता है तो जो बहादुर शाह जफर हैं इनको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो उस समय वर्मा की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, वहां पर भेज दिए। और उसके पश्चात वहां पर ही क्या है, 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, घटनाक्रम दिसंबर, एक क्रम से देखते चलते हैं, दिसंबर 1856 पहली बार राइफल परिवर्तित किया जा रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी हटा के नई लाई जा रही है। जनवरी 1857 आसपास के क्षेत्रों में बात फैल गई, इसमें प्रयोग होने वाला कारतूस सुअर और गाय के मांस का बना हुआ है।
देखते देखते दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर छावनी तक बात पहुंच गई। और यही बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने विरोध किया। जब विरोध किया तो यहां पर कौन थे? एक थे लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे थे ह्यूसन। ठीक है, इन पर गोली चला दी। तत्पश्चात मंगल पांडे को पकड़ करके 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इसके बाद जो आसपास के सैनिक लोग थे उनमें आक्रोश बढ़ने लगा और धीरे धीरे फिर क्या हुआ? लगभग 1 महीने का समय, 10 मई मेरठ की घटना, और यहां से फिर क्या हो रहा है? विद्रोह का एक तरह से आप कह सकते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से फूंक दिया गया है और चारों तरफ क्या हो गए हैं? फिर अब ब्रिटिश के विरोध में सेना उतर चुकी है। तो यहां पर क्या हुआ? शस्त्रागार लूटा गया, शस्त्रागार लूटा गया। 11 मई दिल्ली कूच किए। 12 मई मुगल बादशाह को नेतृत्वकर्ता चुन करके दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त किए। दिल्ली पर दमन के लिए निकलसन और दूसरा कौन था? हडसन। ठीक, ये 2 ब्रिटिश अधिकारी आए। ठीक है, लेकिन ये जो विद्रोह था अब रुका नहीं और भारत के मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी के उत्तर का हिस्सा, अर्थात जिसे आप उत्तर भारत कहते हैं, मुख्य रूप से उत्तर भारत में ये जो विद्रोह था, इस पूरे विद्रोह का केंद्र था ये। और लगभग पूरे उत्तर भारत में सभी स्थानों से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, और ये विद्रोह इतना आप कह सकते हैं शक्तिशाली था, या सैनिक क्रांति आप कहिए, इतना शक्तिशाली था कि कैनिंग द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। और कैनिंग ने क्या कहा है कि यदि भारतीय राजा महाराजाओं ने बांध का काम न किया होता तो हम इस तूफान में बहा लिए गए होते। इसका मतलब समझ सकते हैं कि भारत के जो देसी रियासतों के राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स के संरक्षण का कार्य किया, उनका सहयोग किया और भारत में जो सैनिक विद्रोह था उसका दमन करने में उनका साथ दिया था। ठीक है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो बाद के समय के बचे हुए रजवाड़े थे वो वास्तव में रजवाड़े नहीं थे, वो अंग्रेजों के दलाल थे एक तरह के, कि जो उनके लिए कार्य कर रहा था, जो उनको सेवा दे रहा था, जो भारत में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था, वो सभी क्या कर रहे थे? वो बचे हुए थे। और जो उनके खिलाफ विरोध किया, प्रतिक्रिया किया, संघर्ष किया, उन सबको क्या करना पड़ा? अपने मतलब जो राज्य क्षेत्र है उससे हाथ धोना पड़ा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग को यह देखना है कि मुख्य रूप से भारत के किन किन क्षेत्रों से विद्रोह का घटनाक्रम देखने को मिलता है और वहां पर किसने नेतृत्व किया विद्रोह का, और कुछ जगहों पर जो विद्रोह का दमन किया गया है तो किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो हम लोग को यहीं से देखना, तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। विद्रोह के प्रमुख क्षेत्र दिल्ली। अभी हम लोगों ने बात किया था दिल्ली में मुख्य रूप से कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और इनके साथ इनका सेनापति कौन था? बख्त खां था। ठीक है, अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये जो विद्रोह था इसको जो दमन किया गया वो किसके द्वारा? तो यहां पर 2 ब्रिटिश अधिकारियों का नाम ध्यान में रखिएगा, एक निकलसन थे और दूसरा हडसन थे। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर क्या हुआ? इनको रंगून भेजा गया, इनको पकड़कर रंगून भेजा गया जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। और यहीं पर इनको क्या है? शहंशाह ए हिंदुस्तान की उपाधि दी गई। ठीक, तो ये घटनाक्रम पीछे से जुड़ा हुआ है। अब आइए दूसरा चलते हैं। तो दूसरा आप जैसे देखेंगे लखनऊ। लखनऊ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम
हजरत महल, ठीक है। और वास्तव में क्या था, इनका एक बेटा था। बेगम हजरत महल का बेटा था बिरजिस कादिर। इसको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई का देखते हैं, ठीक। इन्होंने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था, ठीक है। तो बेगम जो हजरत महल हैं, इन्हें और किस नाम से जाना जाता था, इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। पता नहीं महकती थी नहीं, लेकिन हाँ नाम इनका था महक परी। इसके अलावा देखिए, हो सकता है महकती हो तो इत्र का कमाल रहा हो। तो अब यहां पर जो है, जो ब्रिटिशर्स था जिसके द्वारा दमन किया गया, कौन है, कैम्पबेल, ठीक है। और जब ब्रिटिशर द्वारा इस विद्रोह का यहां पर दमन कर दिया गया था, तो उसके बाद बेगम हजरत महल जो थी वो कहां चली गई थी, नेपाल चली गई थी, नेपाल। तो लखनऊ को लेकर के 3-4 पॉइंट पे आपको क्या ध्यान रखना है, नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है, इनके पुत्र बिरजिस कादिर थे, उनको न्याय दिलाने के लिए। दमन किसके द्वारा किया जा रहा है, कैम्पबेल द्वारा किया जा रहा है। दमन के पश्चात ये कहां जा रही हैं, नेपाल जा रही हैं, ठीक है। सबसे क्वेश्चन बनेगा, किसी न तरीके से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर पॉइंट से। इसके अलावा देखिए, हम लोग बात करते हैं कानपुर की, बात कर लें। कानपुर में कौन थे, नाना साहब थे, नाना साहब। वास्तव में ये कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय, जो पेशवा आपने पढ़ा था, बाजीराव द्वितीय, ये क्या थे, ये उत्तराधिकारी थे, ठीक। इनका वास्तविक नाम क्या था, धोंदू पंथा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि चूंकि डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत जो नाना साहब थे, उनका जो उत्तराधिकार का अधिकार था उसे छीन लिया था, तो इनके संघर्ष करने का मुख्य कारण क्या था, अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करना, ठीक है। और इनके सेनापति यहां पर कौन थे, इनके सेनापति के रूप में थे तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। यहां पर भी किसके द्वारा दमन किया जा रहा है, कैम्पबेल द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा, झांसी की बात कर लें। तो झांसी से जानते ही हैं कौन है, रानी लक्ष्मी बाई है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर भी आपको तात्या टोपे का जिक्र मिलेगा, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तो ये गंगाराव की विधवा थी, और ये न्याय किसे लाना चाहती थी, इनके पुत्र का क्या नाम था, दामोदर राव। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, पहला कहा है कि समस्त विद्रोहियों में एकमात्र मर्द जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक। इसका मतलब उनकी शक्ति का परिचय बता रहे हैं। और दूसरा उन्होंने बताया है, ये वाली तो बात भारतीय महिलाएं कतई ना सुने ना, तो उन्होंने बताया है कि यदि भारत की समस्त सोई हुई महिलाएं जाग जाएं तो पुरुषों से ज्यादा खतरनाक है। महिलाएं जब लड़ती हैं ना तो उनसे कोई जीत नहीं सकता है, और खास तौर से जो सोशल मीडिया वाली महिलाएं लड़ती हैं, बाल वाल पकड़ करके खींच करके, उनको कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। मतलब एक युद्ध तो मैं ऐसा देखा था जिसमें क्या था, बाल ऐसा पकड़ लिया गया था कि उसको ऐसे लपेट लिया गया था, और दूसरे भी ऐसे पकड़ लिया था, लोग एक दूसरे को छुड़ा रहे, बाल ही नहीं छूट रहा है ना। तो युद्ध बड़ा खतरनाक होता है। अब इसके अलावा अगला कौन सा हो जाएगा, जैसे बरेली,
बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान, ठीक है। और यहां का भी दबाया किसने था? कैम्पबेल, ठीक, इसी के द्वारा दमन किया जा रहा है। इसके अलावा और कौन है? अगला क्षेत्र जैसे फैजाबाद, कौन था? अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, ठीक है। और बनारस व इलाहाबाद लियाकत अली, लियाकत अली। और इस युद्ध को किसके द्वारा दमन किया जा रहा है? कर्नल नील द्वारा, नील। इसके अलावा फतेहपुर, फतेहपुर यहां पे थे अजीमुल्ला, किसके द्वारा दमन? किसके द्वारा? कर्नल रेनल्ड। इसके अलावा गोरखपुर, और थे गजाधर सिंह। इसके अलावा बिहार में जगदीशपुर, कौन था? हाँ, बाबू कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ये प्रारंभ में थे। और इसके बाद कौन आ गए थे? इनके भाई आ गए थे, अमर सिंह। अमर सिंह ने यहां गोरिल्ला युद्ध किया था, ठीक है। और यहां पर युद्ध का दमन किसके द्वारा किया जा रहा है? विलियम द्वारा, विलियम। इसके अलावा असम में कौन था? असम, मणिराम दत्त। गोवा, गोवा, मथुरा, मथुरा, देवी सिंह। गोवा में कौन थे? बापू रंगो बापू जी, ठीक है। इसके अलावा एक आप पटना से देख सकते हैं, पटना, यहां पे कौन थे? पीर अली, ठीक है। ये जितने क्षेत्र बताए जा रहे हैं और वहां के नेतृत्वकर्ता बताए जा रहे हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है और वो मिलान करने के लिए आपके पास आ जाता है किस क्षेत्र से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, दिल्ली बहादुर शाह जफर, ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, यहीं पर एक और बढ़ा लीजिए ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर से मुख्य रूप से कौन थे? तात्या टोपे थे। इसके अलावा लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा यहां पर जो है वो सिंधिया ने किसका समर्थन किया था? अंग्रेजों का समर्थन किया था। और मान सिंह थे सेनापति के रूप में, ठीक है। और उनकी गद्दारी की वजह से क्या था, यहाँ का जो मतलब राजा थे, जो रियासत था, उस पर ब्रिटिशर्स नियंत्रण पाए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा एक। इसके अलावा झांसी बता दिया, लक्ष्मीबाई थी, तात्या तोपे भी वहां पर थे, प्लस बरेली हो गया, खान बहादुर खान हो गए, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला हो गए, बनारस व इलाहाबाद से कौन हो गए? लियाकत अली हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है फतेहपुर से अजीमुल्ला हो गए, गोरखपुर से गजाधर सिंह हो गए, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह हो गए, ठीक, और अमर सिंह हो गए। असम से मणिराम दत्त हो गए, गोवा से रंगो बापू जी हो गए, मथुरा से देवी सिंह हो गई, और पटना से पीर अली हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ ब्रिटिशर्स के नाम सुनाई दे रहे हैं, तो उसमें कैम्पबेल को ध्यान रखिएगा। कैम्पबेल को लखनऊ, बरेली, कानपुर, 3 जगह का दमन, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा जो है फिर अगर हम लोग कहें फतेहपुर में, वहां कौन थे? एक नील थे, एक रेनर्ड थे ना, तो फतेहपुर से रेनर्ड थे। और नील कहां से थे? नील विलियम जो है वो पटना मतलब वो जगदीशपुर का दमन किए थे, क्या बताएं। नील इलाहाबाद उसका था, बनारस ना, तो कर्नल नील इलाहाबाद और बनारस का, कर्नल रेनर्ड फतेहपुर का, विलियम जो जगदीशपुर में हो रहा है। इसके अलावा जो कैम्पबेल थे वो कहां पर हैं? उन्होंने लखनऊ का, बरेली का और कानपुर का, ये 3 स्थान पे दमन किया था, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, इसकी असफलता का कारण क्या था? असफलता का कारण, अगर हम लोग असफलता का कारण देखेंगे तो 2 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हारा है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब असफलता का कारण कहीं निकालते हैं तो जो हारा होता है उसके कमजोर पक्ष होते हैं, और जो जीता होता है उसके मजबूत पक्ष होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? विद्रोहियों के कमजोर पक्ष देखेंगे, विद्रोहियों के कमजोर पक्ष। और उसके अलावा दूसरे स्तर पे आप किसे देख रहे हैं? दूसरे स्तर पे जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स, अब इनके क्या आप देखेंगे? मजबूत पक्ष देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्रोहियों के कमजोर पक्ष से। देखिए विद्रोहियों के कमजोर पक्ष क्या थे? सबसे पहला, इनमें एक संगठन का अभाव था, संगठन का अभाव, ठीक है। जिस तरह से आगे चल करके आप कांग्रेस या गांधी युग में एक अखिल भारतीय संगठन देखते हैं जो पूरे भारत में एक आदेश पर समस्त स्थानों पर एक साथ ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव डाल सकता है, ऐसा संगठन अभी फिलहाल देखने में नहीं मिलता है। इस वजह से क्या हो रहा था? जो विद्रोह हो रहा था वो विद्रोह छोटे छोटे घटनाक्रम को लेकर के एक साथ ना होकर के कुछ समय के अंतराल पर हो रहा था, जिसकी वजह से क्या था? ब्रिटिशर्स को उनका दमन करने में आसानी हो रही थी। अगर एक साथ एक मतलब समस्त लोग अगर एक साथ कहीं पर विद्रोह किए होते तो उसका लाभ क्या होता? उसका लाभ ये होता कि ब्रिटिशर्स अपने सैन्य टुकड़ियों को कहां कहां भेजते, ठीक है। तो संगठन का सबसे मजबूत पक्ष क्या होता है? एक इशारे पे संगठन से जुड़े समस्त लोग क्या करते हैं? एक साथ किसी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, ठीक है। दूसरा, संगठन का दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होता है कि उस संगठन में क्या होता है? एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता होता है। इनके पास क्या था? आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, एक नेतृत्व का अभाव था। जरूर इन्होंने प्रमुख नेता के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना था, लेकिन बहादुर शाह जफर बहुत जल्दी ही पकड़ लिए गए थे, और प्लस वो एक आप कह सकते हैं रिटायर्ड मतलब शासक के रूप में थे, मतलब उनके पास उतनी शक्ति नेतृत्वकर्ता की बची नहीं थी। और ऐसे में क्या था? अन्य क्षेत्रों पर जो विद्रोह हो रहे थे उसमें जो नेतृत्वकर्ता थे
वो किसी संगठनात्मक उद्देश्य से नहीं चल रहे थे, बल्कि प्रत्येक लोगों की क्या थी, अपनी कुछ निजी आवश्यकताएं थी, या निजी आप कह सकते हैं आक्रोश था, जिसके कारण वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे। जैसे बेगम हजरत महल को देख रहे हैं तो अपने बेटे के न्याय के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मीबाई अपने बेटे के न्याय के लिए कर रहे हैं, नाना साहब वो अपने पेंशन के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समस्त स्थानों पे क्या थे, लोगों के अपने क्या थे, अलग अलग आक्रोश का कारण था, कोई एक जुट उनका उद्देश्य नहीं था। तो जब नेतृत्व का अभाव था तो कहीं ना कहीं क्या था, एक उनके उद्देश्य का भी अभाव था, उद्देश्य का। ठीक, तो संगठन से ही नेतृत्व, उद्देश्य, समस्त चीजों को आप एक साथ ला करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरे स्तर पर अगर हम बात करें तो देखिए जो नेतृत्वकर्ता लोग थे, अभी फिलहाल भारत में क्या है, राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ है, तो हम कहें तो इनमें क्या था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना जो होता है दो तरह से काम करता है। पहली बात तो आपस के छोटे मोटे लाभ को भुलाकर वो एक दीर्घकालिक लाभ की कल्पना करता है, जहां उद्देश्य ये होता कि ब्रिटिशर्स को किसी तरह से भारत से बाहर निकालना है। अंतिम उद्देश्य तो मिलता कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। यहाँ पर तो जितने क्षेत्र में विद्रोह हो रहे हैं, सबको पता ही नहीं कि हम इनके विद्रोह करने के बाद हमको मिलेगा क्या। कोई कह रहा है हमको गद्दी मिल जाएगा, कोई कह रहा है हमको पेंशन मिल जाएगा, कोई कह रहा है हमको कुछ अधिकार मिल जाएंगे। और इससे तो फिर ब्रिटिशर्स शक्ति के साथ आप कब तक संघर्ष करते रहेंगे। अगर थोड़े समय के लिए उनको पराजित कर भी देते तो पुनः वो शक्ति को एकत्रित करते और आपको जो अधिकार या लाभ दिए थे पुनः आपसे छीन लेते। तो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय चेतना का इनके अंदर उस समय उदय हो चुका होता तो ये भारत को एकजुट करते और पूरे राष्ट्र से ब्रिटिशर्स को हटाने या बाहर करने के बारे में सोचते। ठीक है, तो एक ये चीज था। तीसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो इनके पास क्या था, आधुनिक संचार साधनों का अभाव था। इनके पास ना तो कोई बहुत बड़े पैमाने पर आप देखते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो उनके पास रेल था, डाक था, तार था, उनके पास उनका अपना खुफिया तंत्र होता था। इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था। और छोटे छोटे जो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी करते थे वो इतने सीमित स्तर पे होता था कि वो बहुत ज्यादा व्यापक संघर्ष के लिए लोगों को जोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, संगठन छोटा था। छोटा इसलिए था क्योंकि इसमें केवल सैन्य वर्ग के लोग जुड़ पाए। तो इससे क्या था कि चूंकि जब आपके उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो भारत के आम जन को क्या कर रहे हैं, आप अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम नाना साहब का उदाहरण लें, नाना साहब ने अपने क्षेत्र से विद्रोह किया तो वो तो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं ना। अब उनके क्षेत्र में जो आम जनता थी वो किस लिए जाकर उनके साथ लड़ने का प्रयास करती, उसको क्या मिलेगा। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल की बात करें तो वो लोग तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो वहां की आम जनता जो उनके साथ एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जो आधुनिक संचार था, खुफिया तंत्र था, उसका तो अभाव था ही, साथ ही साथ इनके साथ क्या था, इनकी ना कोई दीर्घकालिक और ना ही कोई तत्कालिक दर्शन थे। दर्शन, इनको यह भी नहीं पता था कि अगर हम इस युद्ध में सफल हो जाते हैं, इस आंदोलन में सफल हो जाते हैं तो हमारे भविष्य या तत्कालीन स्थिति को लेकर के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि दर्शन क्या है, यानी भारत का भविष्य क्या होगा। सपोज करिए कि जब लोग गांधी जी की बात करते हैं या कांग्रेस की बात करते हैं तो एटलीस्ट उन्होंने भारत के लिए सपना देखा था ना कि जब ब्रिटिशर्स से मुक्त भारत होगा तो हमारा भारत ऐसा होगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि हमको राजनीतिक स्तर पे क्या न्याय चाहिए, हमको सामाजिक स्तर पे क्या न्याय चाहिए, हमको आर्थिक स्तर पे क्या न्याय चाहिए, तो आप किसी एक राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के विद्रोह अगर उसमें आम जनता आकर के जुड़ती तो उसको पहले उसका भविष्य दिखना चाहिए था। अगर भविष्य दिखता तब जाकर के लोग उससे क्या करते, उसमें जुड़ते। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक आदमी को अपना व्यक्तिगत लाभ या कहीं सामूहिक राष्ट्रीय स्तर पर लाभ नहीं दिखाई देता, तो वो आकर के इस तरह के संग्राम में जुड़ेंगे नहीं। ठीक, इसके अलावा और हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो देखिए, जैसे था कि बड़े स्तर पर जो लोग नहीं जुड़ पाए
तो उसमें एक और भी कारण ये कह लीजिए कि जो शिक्षित वर्ग था वो शिक्षित वर्ग आकर के इसमें नहीं जुड़ा। अगर शिक्षित वर्ग आकर इसमें जुड़ा होता, क्योंकि सैन्य विद्रोही रह गया ना ये, अगर समाज का शिक्षित वर्ग आकर जुड़ा होता तो शायद उनके जो बौद्धिक स्तर थे उसका लाभ लेकर के समाज के अन्य वर्गों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा सकता था, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, उनके पास तमाम प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, दर्शन, आवश्यकताएं, भविष्य की नीति, संगठन को कैसे चलाना है, कैसे मजबूत करना है, इस तरह के एजेंडे वो तैयार कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि सैनिक जो होता है, सैनिक को हमेशा क्या चाहिए, सैनिक को हमेशा एक नेतृत्व करता चाहिए जो उनको आदेश दे कि आपको ये करना है। और अगर वो उनको आदेश देने वाला नहीं होता है तो वो अपने आप में निर्णय लेने में बहुत सक्षम नहीं होते हैं। तो बस वैसे ही लूटपाट की जैसे घटना देखते हैं, छिट्टे-पुट्टे विद्रोह जैसे देखते हैं, कहीं पर हमने कुछ छीन लिया, किसी की हत्या कर लिया, कहीं पर हमने अगजनी कर दिया, बस वैसे ही घटनाक्रम हो सकते हैं, संगठित प्रयास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर सैनिक लोग थे वो क्या थे, वीर थे, साहसी थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके पास भी जैसे आपने अन्य विद्रोहों में देखा था, इनके पास वो आधुनिक हथियार नहीं थे, इनके पास भी क्या थे, परंपरागत हथियार ही थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स की सेना में जब ये काम कर रहे थे तो कुछ स्तर पर इन्होंने मान लेते हैं वहां लूटपाट की, कुछ स्तर तक उनके पास हथियार थे, लेकिन पूरा शस्त्रागार तो इनके पास नहीं था ना। अगर आपके पास एक राइफल है और कुछ कारतूस है और आप उसी को लेकर के बाहर निकल गए हैं, कितनी जगह पे शस्त्रागार आप लूट पाए हैं। तो जब कुछ जगहों पर आप सीमित अपने जो युद्ध के रसद है या संसाधन उनको लेकर के मैदान में उतरे हैं तो समाप्त तो हो ही जाएंगे। जबकि ब्रिटिशर्स के पास क्या था, ब्रिटिशर्स के पास इसकी एक लंबी चौड़ी पूरी क्या थी, उनके पास आप कह सकते हैं मतलब उसका भंडार था। ठीक है, और वही दूसरे स्तर पे अब अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की सफलता के कारण की बात करें, अंग्रेजों की सफलता का कारण, तो इनकी सफलता का कारण सबसे पहला क्या है भाई, देखिए ये क्या थे, ये एक औपनिवेशिक नीति चला रहे थे। और ये औपनिवेशिक नीति में पूरी तरह से क्या थे, माहिर थे। ये केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश को बना रहे थे। और ऐसे में क्या था, इनको पता था कि किस तरह से संगठित कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या था, इनके पास अपने एक दर्शन थे, इनका अपना एक उद्देश्य था, और इनके पास जो है वो कई क्रम में, जैसे केवल प्रथम श्रेणी के नहीं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के क्या थे, प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। जैसे आपने देखा कि एक जगह पर आप देख रहे हैं निकलसन की जब हत्या हो जा रही है तो हडसन पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या कि इनके पास द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर पर क्या थे, नेतृत्वकर्ता तैयार थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये औपनिवेशिक नीति से थे तो ये क्या थे, बेहतर प्रशिक्षित थे, बेहतर प्रशिक्षित थे। सैनिक वो भी थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो प्रमुख सेना नायकों की बात कर रहे हैं जो आधिकारिक स्तर पे थे। अब जब इतने बड़े स्तर पर, अधिकारी के स्तर पर यहाँ पर क्या होंगे, सेना नायक होंगे, उनके दृष्टिकोण अपने सैनिकों को नियंत्रित करना, प्लस कैसे एकजुट होकर के किसी विद्रोह को दमन किया जा सके, ये इनके आदत में था। क्योंकि औपनिवेशिक नीति चला रहे थे तो विद्रोह का दमन करना इनकी एक आम मरना जिंदगी जैसे हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो विद्रोह हमेशा हो ही रहा है, कब भारत में हो रहा है, कब कहीं और किसी देश में हो रहा है। तो इनके पास क्या था, पूरी औपनिवेशिक नीति के तहत विद्रोह को दमन करने की अपनी एक पूरे प्रणाली के साथ साथ उससे लड़ने के लिए पूरे संसाधन से भी ये लैस थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास देखिए और क्या था, इनके पास अपना खुफिया तंत्र था, खुफिया तंत्र था जो विद्रोहियों के किसी भी होने वाले मूवमेंट का पहले से जानकारी प्राप्त कर लेते थे। और प्लस इनका संचार माध्यम जो था वो बहुत तगड़ा था, रेल, डाक प्लस तार की जो आप बार बार चर्चा सुनते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रेल। रेल के माध्यम से क्या था, सैनिकों की एक टुकड़ी कभी भी कहीं भी किसी भी समय क्या होती थी, भेजी जा सकती थी। ठीक है, तो इससे बहुत जल्दी अपने जिस स्थिति पर देखें इनको कि कमजोर लग रहे हैं, सैन्य टुकड़ियां कमजोर पड़ रही है, वहां पर क्या था, दूसरे स्तर पे ये अपनी मतलब सैन्य श्रेणियों को भेज करके वहां की स्थिति मजबूत कर सकते थे। ठीक, एक जगह दमन हो रहा है, वहां के पश्चात पूरी सेना दूसरी जगह चली जा रही है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इनके पास अपना पूरा एक जटिल तंत्र था जो औपनिवेशिक नीति या हितों के संरक्षण के लिए ही था। ठीक है, तो इससे उभर पाना या इससे बच पाना थोड़ा सा जो था विद्रोहियों के लिए मुश्किल था। ठीक है।
तो कुल मिलाकर के तुलनात्मक रूप से अगर आप बात समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब लिखने की बात आए तो तुलनात्मक रूप में ये तो समझने का स्तर होता है ना, लिखने के स्तर में क्या है, जब आप लिखें तो जो विद्रोही है उनकी असफलता में उनके कमजोर पक्ष को एक तरफ लिख दीजिए, और वही जो उनका कमजोर पक्ष है कहीं ना कहीं वही तो ब्रिटिशर्स का क्या होगा, मजबूत पक्ष निकल करके आएगा। ठीक, बस ये है थोड़ा लिखने की शैली, और जो पॉइंट है उसमें किस चीज पे विशेष ध्यान देना है उसको कर लीजिएगा। क्लियर है? कल एक दिन का लेक्चर और लगेगा, फिर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति को पूरी तरह से समाप्त करने की। तो कल हम लोग देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति हो रही है इसमें किस प्रकार से भारतीयों ने और विदेशियों ने इसका नामकरण किया है, और दूसरा लोग देखेंगे 1857 की क्रांति के पश्चात भारत के क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुआ, इसका क्या व्यापक परिणाम देखने को मिला है। ठीक है, तो दो टॉपिक के साथ फिर कल ये खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए फिलहाल इसका समाप्त किया जा रहा है।